एक आतंकी के मारे जाने पर ऐसी हिंसा जायज है? ये तोड़फोड़, ये आगजनी, पत्थरबाजी, सुरक्षा बलों पर हमला, आखिर क्यों कश्मीर के अलगाववादी नेता और आतंक का समर्थन करने वाले कुछ लोग कश्मीर को सुलगा रहे हैं? यह कोई मामूली घटना नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि एक आतंकी को हीरो बनाने के पीछे आखिर किसकी साजिश है? कश्मीर की हिंसा में अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है, करीब 200 लोग घायल हैं, जिनमें करीब 100 सुरक्षाकर्मी हैं। पुलवामा में पुलिस वैन को झेलम नदी में धकेल दिया गया, जिसमें एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। और यह सब हो रहा है एक आतंकी के एनकाउंटर के नाम पर। कश्मीर के अलगाववादी नेताओं का रुख तो जग जाहिर है, लेकिन जरा जमातुद दावा के चीफ हाफिज सईद का बयान सुनिए। पाकिस्तान हुकूमत से हमारी गुजारिश है और तमाम सियासी पार्टियों से कि इस मौके से फ़ायदा उठाकर फौरी तौर पर कश्मीरी हुर्रियत पसंदों का साथ देने का खुला ऐलान किया जाए। अगरचे हुकूमत पाकिस्तान के और वज़ारत ख़ारजा के बयानात अच्छे आए हैं। मामला सिर्फ हाफिज सईद का नहीं है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी बुरहान वानी के एनकाउंटर पर गहरा दुख जताया है। इसमें तो कोई संदेह नहीं है और समय समय पर भारत की ओर से ये प्रमाण भी रखे गए हैं कि विदेश से और पाकिस्तान की मट्टी से इस प्रकार के आतंकवाद को प्रोत्साहन दिया जाता रहा है। लेकिन सवाल केंद्र और जम्मू कश्मीर की सरकारों पर भी है। क्या प्रशासन की तरफ से भी इस मामले से निपटने में बड़ी चूक हुई है? मुफ्ती खानदान का जो गढ़ है दक्षिण कश्मीर, वहीं सबसे ज्यादा हंगामा हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इन लोगों का बस का नहीं है, इनके हाथ से निकल गया है। ये कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है, जहां लोगों ने बड़े पैमाने पर लोकशाही लोकतंत्र को वोट दिया था। आज वो सड़क पर खड़े हैं और जो सुरक्षा बल है उनके साथ संघर्ष कर रहे हैं। तो हमको ये भी सोचना चाहिए परिस्थिति कैसे इतनी विकट हो गई। कश्मीर में जो हालात बन गए हैं उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल, क्या बुरहान को आईएसआई का समर्थन था? दूसरा सवाल, देश के गद्दार को कश्मीर का हीरो बनाने की साजिश कौन रच रहा है? और सवाल यह भी, क्या कश्मीर के मौजूदा हालात से निपटने में किसी तरह की चूक हुई है? इन्हीं सवालों पर सबसे बड़े एनालिसिस के लिए सीधे चलते हैं जी बिजनेस स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। आज पूरे देश के सामने एक बड़ा सवाल है। सवाल यह है कि आखिर इस देश में रहकर देश के खिलाफ गद्दारी करने वाले एक आतंकी को हीरो बनाने की कोशिश क्यों हो रही है? आतंकी भारत में मारा जाता है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उस पर शोक जताते हैं। देश की रक्षा में जब एक जवान शहीद होता है तो शायद हजारों की भीड़ पहुंच पाती हो, लेकिन एक आतंकी के जनाने में लाखों की भीड़ ऐसे उमड़ती है जैसे वो देश के लिए कोई बड़ा काम कर गया है। ये नाकामी किसकी है? सवाल उन तमाम लोगों पर है जो कश्मीर को सुलगा रहे हैं। इसी मुद्दे पर है आज की बिग स्टोरी बिग डिबेट, आतंक का मिशन कश्मीर। मेरे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान हैं। एक बहुत ही खास पैनल है। प्रेम शुक्ला है, स्पोक्स पर्सन बीजेपी। मेरे साथ राजीव त्यागी है, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस। डॉक्टर फहीम बेग है, दिल्ली माइनॉरिटीज कमीशन से। और मेरे साथ विजय रायना साहब हैं, प्रेसिडेंट हैं कश्मीर समिति दिल्ली के। मेरे साथ दो खास मेहमान और जुड़ेंगे। मोहम्मद अदीब जुड़ेंगे थोड़ी देर में, फॉर्मर राज्यसभा हैं। और एमएस बिट्टा जुड़ेंगे जो चेयरमैन है ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के। इन सब से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि आज हम बात बुरहान वानी पर कर रहे हैं तो आपको जल्दी से बताते हैं कि बुरहान वानी आखिर था कौन। बुरहान वानी कौन था ये आपको बताते हैं। 22 साल का बुरहान वानी हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर था, छोटा मोटा आतंकवादी नहीं था। बुरहान वानी को हिजबुल का पोस्टर बॉय कहा जाता था। बुरहान ने हिजबुल आतंकियों को सोशल मीडिया की ट्रेनिंग दी और कहा यह भी जाता है कि सोशल मीडिया के जरिए उसने बहुत सारे कश्मीरी यूथ को इन्फ्लुएंस किया और उन्होंने फिर बुरहान वानी का हाथ थामा। बुरहान ने कश्मीर के दर्जनों युवाओं की आतंकवाद में एंट्री कराई और 8 जुलाई को यही बुरहान वानी एक एनकाउंटर में मारा गया, जिसके बाद कश्मीर में हिंसा फैल गई और 23 लोग अभी तक उस हिंसा में मारे जा चुके हैं और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं, जिसमें सुरक्षा कर्मी भी शामिल हैं। तो सवाल यह है कि बुरहान वानी को क्या हीरो बनाने की कोशिश की जा रही है? और अगर हीरो बनाने की कोशिश की जा रही है तो ये नाकामी किसकी है?
ये कौन है जो इस बुरहान वानी को हीरो बनाने की कोशिश कर रहा है। और सबसे पहला सवाल डॉक्टर फहीम बेग मैं आपसे लेना चाहूंगा। डॉक्टर फहीम बेग, क्या किसी टेररिस्ट के मारे जाने पर इस तरह का माहौल पैदा होना चाहिए? क्या यह माहौल आपको कुछ बताता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपील करना चाहूँगा हमारे कश्मीर के कुछ जज्बाती नौजवानों से कि हिंसा किसी भी मसले का हल नहीं है। इस्लाम ने एक बहुत बड़ा पैगाम दिया है कि किसी से बदला न लो बल्कि किसी को बदलो। हमारे कश्मीर के नौजवान जो एक नई हमारी नस्ल है वो कहीं ना कहीं भटक रही है, और उसको भटकाने में जिन लोगों ने पूर्ण योगदान दिया है, मैं उनसे भी अपील करना चाहता हूं कि मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आज हमारे मुल्क में, हिंदुस्तान में जो छोटे छोटे पहाड़ हुआ करते थे, छोटे छोटे मकाम हुआ करते थे, आज वो चमन बन गए हैं। मगर मेरा कश्मीर, मेरी जन्नत आज दोज़ख के पैमाने पर पहुंच चुकी है। ये कहीं ना कहीं वहाँ के रहने वाले और वहाँ के वो अलगाववादी नेता जो उस कश्मीर को सुलगाने में और अपनी सियासत को चमकाने में लगे हुए हैं। और दूसरी बात मैं हुकूमत से करना चाहूँगा कि आखिर ये वो कौन लोग हैं जो गलत बात और जो हिंसा उन नौजवानों को सिखा देते हैं, वो कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हैं कि हम हिंदुस्तान की, हमारी हुकूमतें, हमारे हिंदुस्तान के वो लीडरान वो बात, अच्छी बात और शांति की बात उन नौजवानों को समझाने में विफल हो रहे हैं। कहीं ना कहीं डायलॉग की कमी है, कहीं ना कहीं वो बीच का जो पुल है वो टूट चुका है। लेकिन फहीम बेग, डॉक्टर फहीम बेग, आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई गुमराह कर रहा है उनको। लेकिन सर, इस तरह से गुमराह किया जाना कि एक आतंकवादी के मारे जाने पर करीब करीब लाख लोग उसके जनाजे में शामिल हो, कहीं ना कहीं वो सब उससे प्रभावित दिखते हैं और नहीं प्रभावित दिखते हैं, तो कहीं ना कहीं उन सब के दिमाग में एक चीज है कि बुरहान वानी ने कुछ ऐसा काम किया है जिसके लिए उसके जनाजे में शामिल होना चाहिए। इतने बड़े लेवल पर अगर ये चीज घाटी में दिखती है सर, तो किसका फेल्योर माना जाएगा? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं उस पाकिस्तान से पूछना चाहता हूं जिसके पेट में दर्द हो रहा है, दिल में दर्द हो रहा है बुरहान वानी के मरने पर। ये हमारे घर का मामला है। कश्मीर हमारा घर है, हमारे घर का हिस्सा है। ऐसे में पाकिस्तान के वजीर आजम का यह बयान आना बहुत ही अजीब और गरीब बात लगती है। मैं उनसे कहना चाहूंगा पहले वो अपने मुल्क को संभाल लें। और मैं अपने कश्मीरी भाइयों से भी कहना चाहता हूं जो हो सकता है जज्बात में आकर उनके इस दर्द को समझ रहे हो, मगर ये उनकी साजिश है। उनके पाकिस्तान में कुछ ऐसा नहीं है जो हमारे हिंदुस्तान में नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में 25-30 करोड़ मुसलमान बड़ी शांति से रहते हैं और बड़ी तरक्की के साथ अपना काम कर रहे हैं। मगर वहां की मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान की जनसंख्या हमारे उत्तर प्रदेश के बराबर है, और वहां की जो समस्याएं हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई हैं। नहीं, वो सब मालूम है सर, का कहीं नाम वो सब मालूम है सर, और वो एक आम हिंदुस्तानी सब समझता है, वो मालूम है सर। सवाल ये है कि घाटी में जो कुछ हो रहा है उसको कौन करने की कोशिश कर रहा है। मैं आऊंगा आपके पास। एमएस बिट्टा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। उसको सीधे तौर नहीं, ठीक है, मैं आता हूं एमएस बिट्टा, क्योंकि आप ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन हैं। आप बड़ी करीबी से इन सब चीज़ों को देखते हैं कि किस तरह से टेररिज्म देश में एक जहर की तरह फैल रहा है, और जो कश्मीर घाटी में हुआ, जिस तरह से एक आतंकवादी के मारे जाने के बाद एक बड़ा जनसमूह उमड़ा और उसने उस आतंकवादी को नेता या एक लीडर बनाने की कोशिश की, एक रेवोल्यूशनरी बनाने की कोशिश की। किसकी कमी मानते हैं आप इसके पीछे? देखो, मैं एक बात स्पष्ट कह दूं, अभी ये मेरे मुस्लिम भाई एक कुछ बोल रहे थे, मैं 2-3 दिन से ये डिस्कशन के ऊपर जो नई चीज़ देख रहा हूँ, शुक्ला जी भी पास बैठे हैं, हमारी आजकल बहस बड़ी कम हो रही है एक दूसरे से, तू मैं बड़ी कम हो रही है। अब ये हमारे मुस्लिम भाई जो है, मैं जितनी लेट आया, मैं जितना सुना, मुझे बड़ा अच्छा लगा। आप बार बार उनको कह रहे थे कुछ बोलिए, पर मैं समझता हूँ जितना भी इन्होंने बोला है मैं इनको सैल्यूट करता हूँ। आतंकवाद के ऊपर मैं इतनी ही आवाज़ हमारे लिए रॉकेट लॉन्चर का काम करेगी। आतंकवादियों के जो पाकिस्तान के खिलाफ बोला है, बहुत अच्छा बोला है। नहीं तो गलत है तो हम गलत सामने बहस करते हैं। आज कल मैंने देखा कांग्रेस, बीजेपी, पीडीपी, तीनों के विचार में भी था, उसमें हम कम बोले। इसलिए कम बोले कि कहीं ना कहीं विचार आतंकवाद के ऊपर हमारे धीरे धीरे एक होते जा रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने भी कुछ दिन पहले स्टेटमेंट अच्छा दिया। जब खिलाफ बोले तो बोले। ओबीसी की बात देखो, उसने भी कुत्ता कह दिया, आईएसआई को कुत्ता कह दिया, टुकड़े टुकड़े करेंगे। कुरैशी की बात ले लो, कश्मीर का लड़का, उसने भी आतंकवादियों को कहा कि जो आतंकवादियों के नेता है अपने बच्चों को बंदूक क्यों नहीं पकड़ाते।
ये दूसरों बेगुनाहों को, नौजवानों को गलत रास्ते पे क्यों कर रहे हैं? उन्होंने सीधा वहां के आतंकवाद को छह देने वाले यासिन मलिक जैसे को डट के उनको चैलेंज किया। ये एक जिंदगी की बहुत बड़ी शुरुआत है। और मैं आपको भी कहूंगा, अगर डिस्कशन के ऊपर तू मैं कम होती है, अगर ज्वाइंट हैंड अगेंस्ट टेररिज्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता की बात होती है, तो ये हमारे भारत के लिए बहुत बड़ी फख्र की बात है। एक नई नींव अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आप। और तू मैं करने के लिए डिस्कशन नहीं है, गंभीर मुद्दे पर बात करने के लिए डिस्कशन हम कर रहे हैं, और बहुत अच्छी बात है ये तो। इसका स्वागत कौन नहीं करेगा कि पहली बार या बहुत रेयर ऑफ द रेयरस्ट मोमेंट होते हैं जब देश की पॉलिटिकल पार्टियां एक मुद्दे पर एक साथ आती हैं। लेकिन प्रेम शुक्ला, मैं आपके पास आऊंगा और उसके आपसे एक सवाल ये है। प्रेम शुक्ला, प्रधानमंत्री पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की सेहत जानते हैं, एक फ्रेंडली जेस्चर वो सामने रखते हैं जहां पर वो अपने पड़ोसी देश के अपने काउंटर पार्ट से या उसकी सेहत का हालचाल लेते हैं, क्योंकि इन दिनों उनकी सेहत सही नहीं है। और वहीं प्रधानमंत्री जब अपने देश में लौटते हैं, लौटने के साथ ही वो ऐसी बात बोलते हैं जो कहीं से भी इस देश के किसी भी नागरिक को पसंद नहीं होगी। वो लौटते हैं और वो तुरंत बुरहान वानी का जो एनकाउंटर है उसको वो कंडेम कर देते हैं। प्रेम शुक्ला, ये कैसी डिप्लोमेसी है? और कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि पाकिस्तान आपके बार बार आपके स्टैंड को कहीं ना कहीं लेट डाउन करता है और कहीं ना कहीं आपको दिखाता है कि आप कितने भी बड़े हार्ट के साथ या कितने भी बड़े दिल के साथ उनके पास जाएं, वो अपनी लाइन नहीं चेंज करने वाले? निश्चित तौर पर नवाज शरीफ ने जिस तरह की बात की है, उसने जो नवाज शरीफ जब चुनाव जीत रहे थे और जीतने के बाद से आज तक जो बातें कह रहे थे कि आतंकवाद के हम स्वयं विक्टिम हैं और आतंकवाद के खिलाफ हमको लड़ना है और आतंकवाद की फैक्ट्री पाकिस्तान को नहीं बनने देना है, वही जब आज जो है भारत के मामले में जिस तरह से वाणी के मामले में उनका जो बयान आया है, उसने उनको एक बार बेनकाब कर दिया कि नहीं, नवाज शरीफ में कोई परिवर्तन नहीं है, पाकिस्तान के स्टैंड में कोई परिवर्तन नहीं है, और पाकिस्तान आप कितनी भी उससे शांति की वार्ता करेंगे वो आपके यहाँ रक्तपात फैलाने का ही प्रयास करेगा। एक बार फिर से सिद्ध हो गया है और बहुत उनके स्टैंड में तो कोई परिवर्तन नहीं है सर। आपके स्टैंड में कोई परिवर्तन आएगा क्या इस स्टैंड के बाद? जी निश्चित तौर पर आएगा। देखिए पहली हमारी बातचीत का जो पहली शर्त है, वो शर्त है कि आतंकवाद को आप खत्म करेंगे, आतंकवाद का प्रायोजन बंद करेंगे। यदि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री स्वयं जो है वो एक आतंकवादी का समर्थन करेगा, तो उसके बाद उससे बात करने के लिए बिंदु कहां शेष बचती है? कि आपसे पहली बार वार्ता की पहली शर्त यह है कि आप जो है पाकिस्तान हिंदुस्तान में पाकिस्तान का निर्यात बंद करेगा। और आप पाकिस्तान से सिर्फ निर्यात नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहां पर सुरक्षा बल यदि किसी आतंकवादी पर कार्रवाई करते हैं तो आप उसको भी प्रधानमंत्री होने के बावजूद आप यदि उसकी निंदा करते हैं और आतंकवादी का समर्थन करते हैं, तो आपका स्टैंड तो बहुत क्लियर है। सर, हाफिज सईद जैसा मोस्ट वांटेड आतंकवादी खुली अपील कर रहा है अपने देश की सरकार से कि ये सबसे बढ़िया मौका है, जो कश्मीर में जो आवाज उठ रही है उसको साथ दो। खुलेआम टेलीविजन पर वो बयान दे रहा है और पाकिस्तान की तरफ से इसका कोई कंडेम नहीं किया गया पाकिस्तान सरकार की तरफ से। बजाय इसके वो कंडेम कर रहे हैं कि भारत में आतंकवादी कैसे मार दिया गया। भारत सरकार का इस पर क्या स्टैंड है? सीधा सवाल। नहीं, हाफिज और नवाज दोनों अगर एक भाषा में बात बोल रहे हैं तो भारत के पास विकल्प क्या रह जाता है कि आतंकवाद को कुचलने के अलावा और पाकिस्तान से वार्ता तोड़ने के अलावा। जब हाफिज सईद की भाषा और नवाज शरीफ की भाषा एक हो जाएगी तो भारत निर्विकल्प हो जाएगा कि ये शांति नहीं चाहते हैं बल्कि रक्तपात चाहते हैं, और जो रक्तपात को प्रमोट करेगा उसके साथ भारत जो है कभी किसी प्रकार का अमन का रिश्ता एक तरफा कैसे कायम रख सकता है? राजीव त्यागी, आप मानते हैं इस बात को जो प्रेम शुक्ला कह रहे हैं? देखिए, मैं इस बात को मानता हूं कि आतंकवाद पे, पाकिस्तान पे और शहीदों पे कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी ने कभी सन 47 से लेकर आज तक इस विषय पे कोई सियासत नहीं की। और बहुत स्पष्ट कहूं कि जब हमारे पुरखे आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो उन्होंने एक ही बात कही थी, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल कर। तो निश्चित रूप से राजनीतिक दलों का, राजनीतिक लोगों का, सबका दायित्व बनता है कि हम देश को बेहतर रखें, देश में बेहतर व्यवस्था रखें। कश्मीर के विषय में मैं आपको 2-3 बातें कहना चाहूँगा। सन 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार बनी थी तो उस वक्त जो हालात थे कश्मीर में, उसमें थोड़ा दुरुस्तीकरण अटल बिहारी वाजपेयी साहब के टाइम पे हुआ था और 5 साल में आतंकवादी गतिविधियों में करीब 10% की कमी हुई थी।
लेकिन 2004 से लेकर 2014 तक उसमें हमने करीब करीब जो कांग्रेस पार्टी की सरकार रही उस वक्त उसमें करीब करीब मैं बात कहना चाहूँगा कि 80% गिरावट आई थी, और सिविलियन से लेकर के जवानों की शहादत से लेकर के आतंकवादियों का इन्फिल्ट्रेशन से लेकर के और आतंकवादी कैंप लगने तक सब में कमी बेहतर। मेरे साथ विजय रैना है जो कि कश्मीर समिति के प्रेसिडेंट है दिल्ली के। मैं उनसे जवाब लूंगा आपकी, आप जो बात कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर प्रेम शुक्ला मैं आपके पास आऊंगा। गौरव जी, आप कहे तो मैं उसमें आपको आंकड़े भी दे सकता हूं और मैं कभी गलत क्लेम नहीं करता हूं। आई कैन बैट ऑन दिस। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि मैं कभी गलत क्लेम नहीं करता हूं, क्योंकि सियासत में मैं सच बोलने के लिए जाना जाता हूं। अब मैं आपको, अगर आप कह ही रहे हैं तो मैं थोड़े से आंकड़े आपको प्रस्तुत कर देता हूं जो कि विभिन्न समाचार पत्रों में अभी छपे थे। 47% इंक्रीज है मिलिटेंसी इंसिडेंट्स में 2015 में 2016 में। 51% इंक्रीज है स्टोन पेल्टिंग मतलब पत्थर फेंकने की घटना में। 65% इंक्रीज है इन्फिल्ट्रेशन में। ये बीएसएफ के आंकड़े हैं 65% इंक्रीज के, ये कांग्रेस पार्टी के आंकड़े नहीं है जो आतंकवादी पाकिस्तान से हमारी सीमाओं में घुस रहे हैं। और 300% ये सब आंकड़े जो आप दे रहे हैं, आतंकवादी कैंप लगा करके इसके पीछे रेफरेंस क्या है सर? कर रहे हैं। किस लिए ये आंकड़े दे रहे हैं आप? क्या बताना चाहते हैं आंकड़ों से? मैं यही कहना चाहता हूं, देखिए अब मैं इसलिए आंकड़े दे रहा हूं। देखिए, कुल मिला के सरकार को निश्चित रूप से एक बातचीत का डायलॉग तो रखना चाहिए, लेकिन ये बुरहान वानी की मौत पे सिर्फ मैं इतनी बात कहना चाहूंगा, अगर उधर से गोली चलेगी तो इधर से भी गोली चलेगी और सीने को छलनी कर देगी कोई भी आतंकवादी हो। ये ना सोचे कि भारतीय जवान अपनी शहादत देंगे। भारतीय जवान अब कुर्बानी लेंगे। भारतीय जवान हमेशा कुर्बानी लेते हैं। और आपने बड़े खड़ी है, बड़े अच्छे तरीके से आपने दूसरी सरकार की नाकामयाबी भी नहीं और बता भी दिया कि कैसे आप सरकार के साथ खड़े हैं, और ये एक प्रवक्ता का असली काम भी होता है राजीव त्यागी जो आप कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन मैं लास्ट सेंटेंस कहना चाहूंगा। नहीं, मैं आ रहा हूं सर। लास्ट सेंटेंस और सर, मुझे सबको समय देना है और 5 सेकंड में। अच्छा, जल्दी 5 सेकंड में खत्म, जल्दी पूरी कीजिए माय डियर फ्रेंड, 5 सेकंड में खत्म कर दूं। देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट बताऊं, इस विषय पे, इन 3 विषयों पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज ही राजनाथ सिंह जी ने माननीय सोनिया गांधी जी से बात की है। सोनिया गांधी जी ने अपील जारी की है और कहा है कि हम सब लोगों को कलेक्टिव होकर वो मालूम है सर, वो सबको मालूम है। समस्या का समाधान 2 तरह से, एक पॉलिटिकल तरीके से और एक बंदूक के तरीके से। बंदूक आतंकवादियों के लिए, पॉलिटिकल प्रोसेस वहां की जनता। चलिए ठीक है, इस पॉलिटिकल तरीके में आपकी पार्टी का कितना साथ रहता है इस पर भी सवाल हम करेंगे, लेकिन मेरे साथ विजय रैना साहब हैं। विजय रैना साहब, आप कश्मीर को अच्छे तरीके से समझते हैं, कश्मीरियत को अच्छे तरीके से समझते हैं, और कहा जाता है कि आतंकवाद को कश्मीरियत से खत्म किया जा सकता है, लेकिन जो फिलहाल इस वक्त घाटी में दिख रहा है या कश्मीर में दिख रहा है, आपको लगता है कि इसका जरा सा भी स्कोप है? देखिए, अभी मैं पहले राजीव शुक्ला जी का एक क्वेश्चन, राजीव त्यागी जी के एक क्वेश्चन का एक आंसर देना चाहता हूँ। इन्होंने बोला कि कांग्रेस सरकार ने आज तक कभी भी राजनीति नहीं करी है कश्मीर के इशू में। मैं समझता हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने ही राजनीति स्टार्ट करी है वहाँ पे। जितना भी आज की डेट में जो आतंकवाद वहाँ पे है, 90 से लेकर आज तक जितना भी आतंकवाद है, उसके अगर जो श्रेय जाता है वो जाता है कांग्रेस सरकार के ऊपर। दूसरी बात, जो आज तक मैंने देखा है 1947 से जितनी भी अपीजमेंट पॉलिसी हमारी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से रही है, उसी का आज जो अलगाववादी जो आज जो ये सेपरेट की आवाज़ लगा रहे हैं, या जो बरहान कल इनके हिसाब से ये तो बोलेंगे कल शहीद हुआ है वो, मगर जिसको कल गोली एनकाउंटर में मारा गया, उसके जनाजे पे अगर आप देखेंगे कितने लोग थे वहाँ पे कल, तो इनको समझ आना चाहिए कि ये कहानी कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हुई है। मैं नहीं समझता हूँ कि जब कश्मीरी पंडित को वहाँ से निकाला गया था उस समय 1990 और 2016 तक आज तक कांग्रेस के किसी भी प्रवक्ता ने किसी भी चैनल पे आज तक हमारी बात नहीं उठाई। मैं इनको सिर्फ कि यही बोलेंगे, लास्ट पे जब टीवी चैनलों पे आते हैं वहाँ पे सिर्फ ये राजनीति बोलते हैं कि कांग्रेस ने आज तक कभी राजनीति नहीं करी। मैं समझता हूँ जितनी राजनीति नेशनल कॉन्फ्रेंस जो वहाँ की लोकल पार्टी है और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, जिसके आज पार्लियामेंट में 46 पार्लियामेंट मेंबर भी नहीं है जिन्होंने कश्मीर के इशू को कभी भी नहीं उठाया और पार्लियामेंट को पूरे 1 महीने के बंद करवाया, क्योंकि
इनको यहाँ पे बिलें पास करानी थी। जो कश्मीर का इश्यू है आज तक कभी नहीं उनको सुलझाने की कुछ मैं समझता हूँ। 47 बड़ा आरोप है कांग्रेस से लेकर ठीक है विजय रैना, ठीक है। राजीव त्यागी मैं आऊंगा आपके पास, राजीव त्यागी मैं आपके पास आऊंगा, आपको पास जवाब देने का मौका भी दूंगा, लेकिन एक मिनट मेरे साथ मोहम्मद अदीब साहब जुड़े। राजीव त्यागी, मोहम्मद अदीब साहब मेरे साथ जुड़े और बहुत देर हो चुकी है, उनका कभी हम गए नहीं है, एक बार उनका भी यहाँ पर व्यू लेना जरूरी है, फिर मैं आपके पास आऊंगा और फिर आप इस बात का जवाब दीजिएगा। मोहम्मद अदीब साहब स्वागत है, आप थोड़ी देर से जुड़े, लेकिन आतंक का मिशन कश्मीर आज हम जिस बात पर कर रहे हैं, एक आतंकवादी जिसको सेना एनकाउंटर में मार गिराती है और उसको हीरो बनाने की कोशिश की जाती है, आपका क्या व्यू है इस पूरे मामले पर? और उस एनकाउंटर के बाद कश्मीर जिस तरह से सुलगा है, जिस तरह से वहां हिंसा हुई है, उसको आप कैसे देखते हैं, कंडेम करते हैं इसको सर आप? ये बहुत अफसोसनाक है, कंडेम करने वाली चीज़ है। मुझे नहीं मालूम कि मेरे और साथियों ने क्या कहा है। मैं समझता हूं कि हम सब लोगों को इस वक्त बैठ के ये मसला सुलझाना होगा। हर पार्टी को, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, कोई भी हो, और जितने भी लीडर्स हैं उनको चाहिए कि इस वक्त वहाँ के हालात को देखते हुए, और ख़ास तौर से आज जो मैंने नोटिस किया कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हमारे मामलात में बोलने लगे, ये खतरनाक घंटी है। क्योंकि मुझे ये बताया गया कि इस बार जो भी लड़ाई हो रही है, जो भी इनकलाब के नारे लगा रहे हैं, वो नौजवान मिसगाइडेड लड़के हैं। उनकी कुछ शिकायतें हो सकती हैं, उनको बैठ के सुलझाया जा सकता है, लेकिन किसी दूसरे मुल्क के और दुश्मन मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को बोलने का हक हमें नहीं देना है। और हमें अपने आपस की पार्टियों ने ये बात तय कर लेनी चाहिए कि हमारा अपना मसला है। हम उन नौजवानों से अपील करना चाहिए, हमें पुलिस से भी अपील करनी चाहिए कि वो सब्र करें, और लड़कों से और जो वहाँ पे जिनसे हमारे इख्तलाफ नहीं, हुर्रियत से भी कहें हम कि आप अपना मुल्क क्यों बर्बाद कर रहे हैं भाई। ये अदीब साहब महबूबा मुफ्ती अपील कर चुकी है, सरकार अपील कर चुकी है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां अपील कर चुकी हैं, लेकिन उस अपील का ज्यादा असर दिख नहीं रहा। और करनी चाहिए क्योंकि जब पाकिस्तान बैठ के हमारे मामलात में बोल रहा है, इसका मतलब ये कि बहुत खतरनाक बात होने जा रही है। नहीं, आपके हिसाब से केवल अपील करनी चाहिए या अलगाववादियों से निपटने के लिए कुछ और करना चाहिए? नहीं, आप क्या बम से मार देंगे किसी को भैया, किसी को आप मार के नहीं जी सकते हैं। दिलों को जीतने की बात है। अरे क्या परेशानी उनकी है, उनसे बात करनी चाहिए। करते कहाँ है? बात तो कितनी बार हो चुकी है। उनसे कहना चाहिए कि भाई आओ। देखिए ऐसा है कि एक आतंकवादी जो बने हैं वो उनको कोई न कोई कंफ्यूजन या कोई न कोई शिकायत रही है। अगर उनकी शिकायत है तो उसमें कोई ग्रुप जो है वो मुफ्ती के साथ है, कोई ग्रुप उमर के साथ है, कोई कांग्रेस के साथ है, कोई बीजेपी के साथ है। हम सब लोग बैठ जाएं। सर आप एक वरिष्ठ पॉलिटिशियन हैं, आप एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन हैं, आपने क्या महसूस किया अगर एक आतंकवादी के जनाजे में 50,000 से लेकर 1 लाख लोग आते हैं सर, तो ये समस्या आज की तो नहीं है सर, समस्या पुरानी है। और ये कश्मीर की जड़ में जो समस्या आई है इसके लिए कोई ना कोई तो जिम्मेदार होगा। आप समझें, ये समझें आप, देखिए ये समझें आप, इसलिए कि एक मामूली लड़का 22 साल का लड़का और उसके जनाजे में लाखों लोग आ रहे हैं। सर वो लड़का नहीं था मामूली, हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर था। कोई न कोई जहर तो अंदर पहला है। टॉप कमांडर था लेकिन वो हिंदुस्तानी था भाई, वो पाकिस्तान नहीं गया था। एक मिनट मैं सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। आप बहुत अच्छा बोले, शुरू से बहुत अच्छा बोले, मुझे उम्मीद नहीं थी हिंदुस्तान के बारे में, वहां के आतंकवाद जो भी बोले आप बहुत अच्छा बोले, पर लास्ट में थोड़ी सी गलती कर गए। बेगुनाहों का कातिल, आईएसआई का एजेंट, हमारे सुरक्षा फोर्सेस को मारने वाला, उसको आप लड़का कह रहे, ये उसको हिंदुस्तानी कह रहे, जो हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहे। आप बहुत अच्छा बोले साहब, बहुत अच्छा बोले। ये गलती कर गए, ऐसी गलती मत करें। आप हमारे लीडर हैं, आप हमारे कौम की, देश की आवाज है। आपको आज हम देख के सुन के प्रभावित हो रहे हैं, पर लास्ट में आके उसको लड़का कह देना, हमारे सुरक्षा फोर्सेस को, जवानों को रोज शहीद करने वालों को, ये नहीं है। जो अच्छा बोला आपने अच्छा बोला। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, इस वक्त हम मिल करके इस आतंकवाद को समाप्त करने के लिए सारी पॉलिटिकल पार्टियां, जो शुरू से कहा है, एक नया माहौल बनाएं। और नए माहौल की शुरुआत आपने ही सबने कर दी है, तो शुरुआत करें, जरूर आतंकवाद समाप्त होगा।
अदीब साहब। जी मैं बिट्टा साहब से ये कहना चाह रहा हूं, मैंने कौन सी गलत बात कह दी? मैं कह रहा हूं बंदूक से मसला हल नहीं होता है। ये लड़कों से भी कहना चाहते हैं, उन लोगों से भी कहना चाहते हैं जिन्होंने कश्मीर सर ऑब्जेक्शन मासूम बच्चा कहने पर है। ऑब्जेक्शन गोली का जवाब जो गोली चलाएगा, गोली का जवाब गोली देना ही होगा। पंजाब के अंदर गोली का जवाब गोली दिया गया। पंजाब भी हमारा था, पंजाब के नौजवान भी हमारे थे जो बेगुनाहों के खून करते थे। गोली का जवाब गोली दिया गया, तो कश्मीर में क्यों नहीं दिया जाए? का ये अल्फाज हैं मेरे बिट्टा साहब, ये महबूबा मुफ्ती ने ये कहा कि मेरे मासूम बच्चे मारे गए हैं। अरे जो गलत है गलत है। अगर कोई गलत मारा जाता है तो वो गलत है, पर जिसके हाथ में AK-47 है जो हमारे जवानों को शहीद करती है, उसको तो गोली मारनी चाहिए। एक नहीं 100 गोली मारनी चाहिए, पर जो इनोसेंट है। ठीक है आदिल साहब, मैं आता हूं विजय राणा, मैं आ रहा हूं आपके पास। विजय राणा, फहीम बैग कुछ कहना चाहते हैं बहुत देर से, फिर मैं आता हूं राजीव त्यागी आपके पास भी। फहीम बैग जल्दी से बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आ रहा हूं राजीव त्यागी, मैं आ रहा हूं। 2 वर्ष पहले यहां पर जब बाढ़ आई थी कश्मीर में जब बाढ़ आई थी 2 वर्ष पहले, मैं यहां से मदद लेके गया था। उस वक्त मैंने देखा था माहौल बदल रहा है, लोगों के दिलों में ये तमाम चीजें नहीं थी। मगर मैं देख रहा हूं कि ये 2-2.5 साल में अचानक से ये बीमारी फिर फैलने लगी। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा, यहाँ पे हमारे शुक्ला जी भी मौजूद हैं। हाँ। हमारे प्रधानमंत्री जब पहले वो हुआ करते थे मुख्यमंत्री, वो कहते थे बिरयानी मत खिलाओ, लव लेटर मत लिखो, और ये मत करो वो मत करो, जवाब दो, एक के बदले जो है 10 सर लेकर आएंगे। अब हमें कोई नहीं कुछ कह सकता, जब हम सत्ता में आएंगे तो हम बता देंगे। इसी बुनियाद पर ये सत्ता में आए और हिंदुस्तान में इतनी बड़ी ताकत इनकी मिल गई भाजपा को। मगर आज वो जाकर वहां पे चाय पीकर आ रहे हैं, ईद मुबारक कह रहे हैं और गले मिल के आ रहे हैं, शॉल लेके जा रहे हैं, साड़ी लेकर आ रहे हैं। मतलब क्या है ये? भाजपा जब वजूद में आई है तो वो बस लेके चले जा रहे हैं पहले प्रधानमंत्री, ये अचानक से चाय पीने जा रहे हैं। और जब जवाब दीजिए नहीं है तो उनको जवाब दीजिए, उनके नाम पे सत्ता बना रहे हैं। अब बात, अरे अब जवाब दीजिए ना, अब जाके सर लेकर आइए वहां से। देखिए, हाँ दे रहा हूं, एकदम दे रहा हूं आपको। 2 चीजें हैं। एक तो पहली राजीव त्यागी जी ने और आदरणीय भी जो बोले कोई माइनॉरिटी कमीशन वाले सज्जन, इन दोनों ने एक तो दिग्भ्रमित करने का कार्य किया। पहले आप साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल, जो आतंकवाद पर हमारे देश का सबसे एक जो है विश्वसनीय पोर्टल है, उसके आप आंकड़े देख लीजिए। बात प्रधानमंत्री की और ये साउथ एशिया के ले जा रहे हैं। बीच आतंकवादी घटनाओं में आप पहले कृपा करके मेरी बात सुन लीजिए, बकवास मत कीजिए। ये कौन कर रहा है? बोलिए प्रेम शुक्ला, बोलिए। पार्टी के प्रवक्ता हैं, इन शब्दों का प्रयोग 2004 से 2014 के बीच में इन शब्दों के साथ डिबेट नहीं, मैं निश्चित तौर पर करूंगा, क्योंकि आप मेरी बात सुने। मैंने बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करता। ये राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं। 2014 के एक मिनट, आप सभी से मेरी अपील है, बारी बारी से बोले, बारी से बोले, और शब्दों के चयन पे थोड़ा ध्यान रखें आप सभी, कोई भी पार्टी से और कहीं से भी हो। सर मेरा कौन सा शब्द, मेरा किसी से भी सर, किसी से भी कृपा करके बताएं। मैं अभी प्रारंभ करता हूं बात, और ये कूद पड़ते हैं। मेरी बात पूरी होने दीजिए ना आप शांति से, फिर अपनी बात रखिएगा। कंप्लीट कीजिए प्रेम शुक्ला, कंप्लीट कीजिए। आपने आरोप लगाया कि पिछले ढाई वर्षों में आतंकवादी घटनाओं में वृद्धि हुई। मैं उसका जवाब दे रहा हूं। SATP का आंकड़ा है 2004 से 2014 में आतंकवादी घटनाओं में मरने वालों की औसत वार्षिक संख्या 721 की थी। पिछले 2 वर्ष में वो संख्या सिर्फ 164 की है। तो ये घटनाएं घटी हैं, ये सामने आंकड़े, और साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल का मैं आंकड़ा दे रहा हूं, आप जाके SATP ORG पे चेक कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात रही बातचीत की। अब बातचीत में जब याकूब मेमन, जब आपको ध्यान होगा, जब इन्होंने जो है जल्दी प्रेम शुक्ला जल्दी, तब भी जो है इनकी वार्ता चल रही थी, इनकी वार्ता चल रही थी। और तब भी आसिफ अली जरदारी ने, आसिफ अली जरदारी ने उस समय भी, जो पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा, जिसको कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशरी का जुडिशियल प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद उसको फांसी दी गई थी, तब भी निंदा की थी। याकूब मेमन पर भी निंदा की थी। लेकिन आप वार्ता कर रहे थे। कांग्रेस वार्ता करे तो अच्छी बात है, भारतीय जनता पार्टी करे तो बुरी बात है। लेकिन अच्छा है, आप यदि आतंकवाद पर कम से कम एकमत हो रहे हैं, और यदि आपका समर्थन है कि आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान से बिल्कुल वार्ता नहीं चाहिए, तो इसका हम स्वागत करते हैं।
तो वो नहीं उसी चलिए जवाब देते हैं आपकी बात का। राजीव त्यागी आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं। राजीव त्यागी और आगे भी खिलाना राजीव त्यागी राजीव त्यागी हमने अगर उसकी निंदा की और आज अगर उस पर हम बंद करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप काहे स्यापा कर रहे हैं? राजीव त्यागी जवाब दीजिए। आप बात करें तो डिप्लोमेसी, ये बात करें तो डिप्लोमेसी फेल्योर। देखिए, मैं राजनीतिक शिष्टाचार निभाना जानता हूं, इसलिए कोई ऐसी भाषा नहीं बोलूंगा जो प्रेम शुक्ला जी बोलते हैं। मैं प्रेम शुक्ला जी से एक बात पूछना चाहूंगा। नहीं, मैं कोई भाषा इस तरह की नहीं प्रधानमंत्री बोलता। महोदय ने इंडिया टीवी के चैनल पे कहा था, कृपया कृपया बदनाम ना करें। प्लीज, ये शिवसेना में थे ना वहां का, बदनामी वाला काम वहां इतना कृपया आंदोलित मत होइए, इतना आंदोलित होने तो पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाइए, वहां आंदोलित होइए। गर्व है और मैं कंप्लीट कर दूं, आपका भी गर्व है। मैं आपकी तरह मैंने कब कहा? मैं जानता हूं। मैंने कब कहा आप शिवसेना में थे, भाजपा में? जिस कांग्रेस में राहुल मैं गांधी, कंप्लीट कर दूं, राहुल गांधी मैं कंप्लीट हिंदुओं कर की आपका अपमान करते हैं, मैं कंप्लीट कर दूं प्लीज। हिंदुओं का उत्पीड़न करती है। सर एक एक करके बात करते हैं। आपको मुझसे प्रेम शुक्ला कंप्लीट कर दें, वो फिर आपके पास आता हूं। आपका बोलिए राजीव त्यागी, बोलिए। कृपया मुझे कंप्लीट करने दीजिए। नहीं, मैं उनको चुनौती देता हूं कि मेरा कौन सा दरअसल यहाँ एक डिबेट और ठीक है, वो चुनौती स्वीकार करेंगे, जवाब बोलने दे रहा हूँ, आप। नहीं तो शुक्ला जी को बोलने नहीं देता मैं अब तक। हाँ, वो जवाब देना कौन सा शब्द मेरा गलत है। शुक्ला जी, प्रधानमंत्री महोदय ने इंडिया टीवी पे कहा था कि लव लेटर लिखने बंद होने चाहिए पाकिस्तान को। अब वो हनीमून की मुद्रा में चले गए पाकिस्तान के साथ, बंद हो गए। आपके सुषमा स्वराज जी ने कहा था 1 सर के बदले हम 10 सर लेकर के आएंगे। फिर आप पाकिस्तान से प्रेमालाप कर रहे हैं। आपसे विषय ये नहीं है कि पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान हमारे साथ क्या कर रहा है या हम उसके साथ क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान को कांग्रेस पार्टी, सुनिए, पाकिस्तान को कांग्रेस पार्टी फेल्ड स्टेट मानती है। जो मैंने आंकड़े दिए थे मिनिस्ट्री ऑफ होम के हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ होम जो है भारतीय जनता पार्टी के अंडर में है और राजनाथ सिंह जी उसके मंत्री हैं। कृपया उस आंकड़ों को पढ़ लें तो आपको पता चल जाएगा। आपको अभी पता चल जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ होम के आंकड़े क्या आतंकवाद को लेकर के 2014 से लेकर 2016 के बीच में। पहली बात। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण मैं कहना चाहूंगा, देखिए कश्मीर समस्या 2004 से 2014 उसका निश्चित कंप्लीट सर हल होना चाहिए। प्रेम शुक्ला उनकी बात पूरी हो जाए जल्दी से, फिर और भी पैनलिस्ट हैं उनसे बात करनी है। मैं कंप्लीट कर लूं। प्रेम शुक्ला जी पानी पी लीजिए, थोड़ा ठंडा रहिए, पानी पी लीजिए, थोड़ा ठंडा रहिए। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर, मैं बयानवीरी और भाषणवीर लोगों से कहना चाहूंगा कि रोम वाज बर्निंग एंड नीरू वाज प्लेइंग फ्लूट, मतलब रोम जल रहा था और नीरू बांसुरी बजा रहा था। यहाँ कश्मीर चल रहा है और प्रधानमंत्री महोदय बाहर जाकर के ड्रम बजा रहे हैं। तो ड्रम बजाने की मुद्रा से बाहर आकर के वापस आए, ओबामा जी से कुछ सीखें। ओबामा के देश में जब टेररिस्ट अटैक हुआ तो वो वापस आ गए थे बीच में दौरा छोड़ करके विदेश से। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कश्मीर को लेकर के, महबूबा मुफ्ती, हमने तो पैक्ट नहीं कराया था आपका, आपने पैक्ट किया था, आपने पैक्ट कराया था। देखिए व्यक्तिगत टिप्पणी आदमी जब करता है जब उसमें तर्क नहीं होता, व्यक्तिगत टिप्पणी आदमी जब करता है जब नहीं होता है। व्यक्तिगत टिप्पणी आदमी जब करता है जब उसमें तर्क नहीं होते, जब उसके तर्क खोखले होते हैं, खोखले तर्क जब होते हैं जब व्यक्तिगत टिप्पणी करता है। देखिए राहुल गांधी जी ने हाथ तो नहीं बांध रखे प्रधानमंत्री मोदी के कि मोदी जी कुछ काम ना करें। मोदी जी काम करें, मोदी जी डिलीवर करें, अपने 2014 के वादों को पूरा करें। ठीक है सर, एक करके बात करते हैं। ओके राजीव त्यागी, आपने अपनी बात कही। अमित शाह जी का डॉक्टर जल्दी से कंप्लीट कीजिए, 5 सेकंड में कंप्लीट कीजिए, फिर विजय कहा था अमित शाह जी ने कि मोदी अगर प्रधानमंत्री बन गए तो पाकिस्तान हमारी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेगा। कहां है वो बयानवीर अमित शाह? चलिए इस बात का जवाब लेंगे, लेकिन विजय राणा कुछ कहना चाहते हैं। ओके राजीव त्यागी सुन लीजिए, विजय राणा कुछ कहना चाहते हैं। माय डियर फ्रेंड, एक्शन कराइए, हल्के मत बनिए। इसका आपका हल्कापन पता चलता है। प्रेम शुक्ला जो आप बयान देते हैं, सुन लीजिए, एक कश्मीरी की आवाज भी सुन लीजिए। माय डियर फ्रेंड, सर जिसके बारे में बात कर रहे हैं कश्मीरी, माय डियर फ्रेंड, यू डोंट हैव लॉजिक्स टू आंसर। राजीव त्यागी जी, सुन लीजिए। राजीव त्यागी जी, आपने अभी बोला था कि माय डियर फ्रेंड, और दूसरे जो बैठे हैं यहाँ पे कश्मीर से, माय डियर फ्रेंड, कश्मीर समस्या का समाधान और बीजेपी कोई भी पार्टी एक दिन में नहीं कर सकती है। इशू है, कांग्रेस और बीजेपी मत कीजिए।
आपने अभी बोला था, अरे मैं कश्मीर पे आपका ही राइट नहीं है, पूरे देशवासियों का राइट है। पूरे देशवासियों का राइट है, कांग्रेस का राइट, पूरे देशवासियों का राइट बताऊंगा। और अदीब साहब आपसे कहना चाहूंगा, एक मिनट, अदीब साहब आपसे एक बात कहना चाहूंगा, अदीब साहब के पास अभी याद कहिएगा, होता है सुनिए समझ में आती है गोली। राजू त्यागी सुन लीजिए, राजू त्यागी सुन लीजिए। राजीव जी आपने अभी बोला था, पूछना चाहूंगा, अभी पूछेगा, एक मिनट सुन लीजिए राजू त्यागी पूछेगा मोदी जी के 2 साल उसके परिवार को खो दिया। राजू त्यागी एक करके बात करते हैं, एक मिनट विजय राणा, एक मिनट। बिहार में दफन कर दिया था। राजू त्यागी अब सुन लीजिए सर, आप बोल रहे थे बहुत देर से, अब दूसरे को बोलने दीजिए और फिर जब आपका टर्न आएगा तब आप अपनी बात कहिएगा, एक एक करके बात करेंगे तो व्यूअर को समझ में आएगी। मैंने विजय राणा साहब को इसलिए चुप कराया था कि आप अपनी बात पूरी कर सकें। अब आप 2 मिनट सुन लीजिए सर, उसके बाद आप बोलिएगा। नहीं, आप सुन लीजिए सर, आप सुन लीजिए, कश्मीरी की आवाज में सुन लीजिए। आपने कहा ना कि कश्मीरी पत्थर फेंकने वाले सर, ये सारी बातें आप कहिएगा, लेकिन आप दूसरे को बोलने दीजिए ना। विजय राणा आप बोलिए। राजू त्यागी अब आप सुनिए, राजू त्यागी राजीव जी आपने बोलिए, आपने अभी बोला था कि मोदी जी के कार्यकारिणी में जो 2 साल जो बीते हैं, जो MHA के जो रिकॉर्ड्स हैं, मगर मैं ये जानना चाह रहा था, आप 52 साल में, पिछले 52 साल में कांग्रेस ने राज किया है हिंदुस्तान के ऊपर, क्या आप अपने MHA से ही रिकॉर्ड ले लीजिए, आपने कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया आज तक, मैं यही जानना चाह रहा था। दूसरी बात, सवाल राजीव जी एक मिनट मेरी बात तो सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, पूरी बात तो होने दे दीजिए, सुन लीजिए। मैं भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं कश्मीर से बिलोंग करता हूँ, मैं दर्द जानता हूँ वहाँ की। आप नहीं, आप सियासत मत कीजिए कश्मीर के इशू के ऊपर, आप सियासत कर रहे हैं। मैंने तो नहीं कहा आपको कुछ भी, मैंने आपको नहीं बोला, मैं कांग्रेस के ऊपर बात उठा रहा हूं। आपने कुछ कहा नहीं, लेकिन आप कहने भी नहीं दे रहे। राजू त्यागी आप कुछ कहने भी नहीं दे रहे। राजू त्यागी लेट हिम कंप्लीट, फिर आइएगा आप। मेरे एक भाई ने और बोला था कि हुर्रियत से अपील करनी चाहिए। प्रॉब्लम राजीव जी मुझे बोलने दे दीजिए, हुर्रियत से अपील करनी चाहिए। क्या उन्होंने आज तक ये तो नहीं बोला, आज तक ये नहीं बोला कि कश्मीरी पंडितों से बात की जानी चाहिए? अपील करिए ना। राजू जी अभी तक 25 साल कहां थे आप? कश्मीरी पंडितों का क्या दुख दर्द जाना आपने? क्या आपको पता है कितने लोग कश्मीरी मारे गए वहां पे? मोदी जी ने क्या कहा था चुनाव से पहले? क्या कहा था? क्या कहा था आपने? क्या किया पिछले 25 वर्षों में कांग्रेस की सरकार थी सेंटर में? क्या किया कांग्रेस ने हमारे लिए? कश्मीरी पंडितों का दर्द आज तक नहीं जाना आप लोगों ने। सरकार थी 10 साल जो सरकार थी, सुनिए हाँ जवाब दे रहा हूं, जवाब सुन। राजीव जी आपके वाइस प्रेसिडेंट, कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट आज तक पार्लियामेंट में सोए हैं, वो नींद करते हुए पकड़े गए वहां पे। आप क्या बात कर रहे हैं? आप मत बोलिए ये चीज। आपके वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी ने कभी मुंह नहीं खोला कश्मीर के इशू के ऊपर। नहीं, मैं नहीं मान सकता। भाजपा की शैली एक है, आपकी शैली और भाजपा की शैली एक है। नहीं, भाजपा की शैली नहीं है, शैली नहीं है भाजपा। हम भाजपा के समर्थक नहीं है यहाँ पे। ये कश्मीर का इशू जो है, आप राजनीति कर रहे हैं कश्मीर के इशू के ऊपर। आज तक कभी नहीं सोचा आप लोगों ने। जिस डिबेट पे आप, जिस स्तर पे आप जा रहे हैं डिबेट पे, मैं नहीं जा सकता माय डियर फ्रेंड, मैं नहीं जा सकता आपके स्तर पे। और आपका स्तर आपको आप बताइए, आपने क्या किया कश्मीरी पंडित के लिए? आज तक क्या किया आपने? आप बताइए ना पहले। आप अपने ऊपर भी तो जवाब सुन लीजिए। जवाब दीजिए राजू त्यागी, जवाब दीजिए राजू त्यागी, 30 सेकंड में जवाब दीजिए। शुक्ला जी धैर्य रखिए। राजू त्यागी 30 सेकंड में जवाब दीजिए। फाइन बैक में आ रहा हूं आपके पास। हाँ सुनिए, मैं तो धैर्य रखे हुआ, लेकिन आप कहां, आप अधैर्य के शिकार हैं। कश्मीर प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने 6000 फ्लैट कश्मीर वैली में, जिनको कल रात को वहां से पत्थर फेंके गए, उसकी फ्लैटों की बात कर रहे हो? उन फ्लैटों की बात कर रहे हो जिनको हाल में देखो कश्मीर में पुलवामा में क्या हुआ उनके साथ? किस फ्लैटों की बात कर रहे हैं आप? कांग्रेस की नहीं है। मुझे नहीं समझ आता किन फ्लैटों की बात कर रहे हैं आप? जिन फ्लैटों को कल रात को पथराव हुआ है, जिन फ्लैटों की गाड़ियां उठाई गई वहां से, किसकी बात कर रहे हैं आप? मैं जवाब दे रहा हूं तो आप चिल्ला रहे हैं। राजीव शुक्ला जी आप इस समय कहां है वो फ्लैट? कोशिश करिए ना। ठीक है, ओके राजू त्यागी, ओके मैं दूसरे पैनलिस्ट के पास जाऊंगा। ओके सर, ओके प्रेम शुक्ला मैं आ रहा हूं आपके पास। राजू त्यागी, ओके बिट्टा जी मैं आपके पास आऊंगा। कश्मीरी पंडितों को जिस तरह से वहां पे परेशान किया गया और जिस तरह से कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, ये किसी से छिपा नहीं है। आज एक आतंकवादी मारा जाता है, उसके समर्थन में इतने लोग खड़े हो जाते हैं। कश्मीरी पंडित इतने सालों से पीड़ित थे, उनके समर्थन में राजनीति कम ज्यादा हुई है और हल कम निकला है। ऐसे कैसे हल निकलेगा सर? देखो मैं एक बात स्पष्ट कह दूं,
कश्मीरी पंडितों के नाम के ऊपर टोटल पॉलिटिक्स हुई है। हमेशा यह कहा जाता है वहां करोड़ों अरबों रुपया दिया जाता है, पर कश्मीरी पंडितों को आज तक कुछ नहीं मिला है। हमेशा जो भी गवर्नमेंट आती कहती हम कश्मीरी पंडितों को लाएंगे, आज तक कौन सा कश्मीरी पंडित गया है? मैं अकेला हूं जो विरोध करता हूं कि कश्मीरी पंडित बिल्कुल नहीं कश्मीर में जाएगा। हमें पता है क्या होगा, 3 महीने कश्मीरी पंडित वहां रहेगा, उसके बाद कश्मीरी पंडितों की जिनका जमीन जायदाद अणख इज्जत वहां जिनकी लूटी गई, उनकी लाशें आएंगी, खून से छपी हुई लाशें आएंगी। टोटल कश्मीरी पंडितों के नाम के ऊपर पॉलिटिक्स होती है। सहूलतें मिलती हैं तो उनको मिलती हैं, मिले हमें कोई इतराज नहीं। वहां भी मुसलमान हमारे भाई हैं, आतंकवादी है, पर जो सही मुसलमान हमारा भाई है। पर कश्मीरी पंडितों का क्या कसूर? उनके लिए रैन बसेरा आज तक क्यों नहीं हुआ? वो दिल्ली के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर कैंपों के अंदर क्यों हो रहे थे? दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, हम राजनीतिक लड़ाइयां लड़े, जहां तक आज का सवाल है या पहले का था, गोली का जवाब गोली दिया जा रहा। सरकार ने क्या डिसीजन लिया मुझे नहीं पता, पर सुरक्षा फोर्सेस के जवान, फौज के जवान, सीआरपी के जवान आज हमें बताते हैं कि आज हमें हुक्म है ऊपर से, एक गोली पाकिस्तान से चलती है तो 100 गोली का जवाब दो। अलग बात है कि नहीं, लेकिन इस बीच एक सवाल भी है। नहीं देखो, मैं नहीं, आपको क्या लगता है स्थिति को काबू में करने में जो लोकल गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उसको थोड़ी सी नासमझी हुई है? 23 लोगों की जान चली गई। नहीं, मैं आपको कहता हूं सबसे बड़ी समस्या है हमारी जो लोकल पुलिस कश्मीर की है वो कमजोर है। हमने हर चीज सीआरपी और फौज पे कर दी। हम पंजाब की तरह, पंजाब में आतंकवाद के खिलाफ हम लड़े, हमने अपनी आवाज को AK-47 बनाया और लोकल पुलिस मजबूत थी। कई हमारे जवान शहीद हुए, KPS गिल जैसे बहादुरों ने लड़ाई लड़ी। आज आप देखिए पंजाब में अमन शांति है। हमारी लोकल पुलिस कमजोर है। एक रेंज के अंदर एक आईजी, हम 4 आईजी बनाएं, हम डिस्ट्रिक्ट बड़े करें, हम फोर्स को मजबूत करें, हम लोकल इंटेलिजेंस को मजबूत करें। हम लोकल इंटेलिजेंस और स्टेट की जो पुलिस है वो टोटल कमजोर नहीं, वो जो है वो होगा। लेकिन प्रेम शुक्ला जवाब दी आप, मोहम्मद अदीब इसके बाद आपके पास आऊंगा। प्रेम शुक्ला, आप भी सरकार में, वहां पर जिस तरह से ये सब हुआ, सरकार के पास तो इंटेलिजेंस होती है इस बात की कि क्या हो सकता है इसके बाद, और कहीं ना कहीं सरकार जो अनुभव, इसी को कहते हैं राजनीतिक, कि पता चल सकता है कि इसके बाद क्या हो सकता है। प्रेम शुक्ला, कहीं ना कहीं स्थिति को कंट्रोल करने में आपकी सरकार से कोई ना कोई कमी रह गई, जिस वजह से 23 लोगों की जान चली गई, जो कश्मीर में हिंसा फैली, और अभी भी तनाव बरकरार है। अमरनाथ यात्रा 3 दिन रुकी रही, अभी शुरू हुई है, लेकिन लगातार ये जो स्थिति बनी हुई है, इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई आपकी तरफ से लॉ एंड ऑर्डर की? देखिए, ऐसा है, बहुत ईमानदारी से विश्लेषण करेंगे तो आप 2013 में जब अफजल गुरु को फांसी के फंदे पर, जो बहुत प्री प्लान था, एक ऑपरेशन स्टार उसका नाम दिया गया था, उसके बावजूद जो है वहां 1-2 नहीं 59 इंसिडेंट्स हुए और कश्मीर जल उठने की स्थिति में खड़ा हो गया। यहां वाणी को जो मारा गया, एनकाउंटर, कोई प्री प्लान नहीं हो सकता कि फलानी जगह जो आतंकवादी छिपा है, आतंकवादी को मारा गया और मारे जाने के बाद यदि उसकी लाश नहीं दी जाती तो लोग कहते कि आतंकवादी मारा ही नहीं गया, और एक क्लोन बना के उस आतंकवादी के नाम पर रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चलता। 60 आतंकवादी उसने बना दिए थे तो उसकी लाश दी गई। अब इस पर कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की एजेंसी, कोई भी इंटेलिजेंस, तत्काल जो फ्लैश, आज जो सोशल मीडिया है उसके तत्काल उसका जो प्रभाव होता है, आप 2013 और 2016 के बीच में सोशल मीडिया का, सर उसको भी रोकने के तरीके हो सकते हैं, जैसे याकूब, सर उसको रोकने के तरीके हो सकते हैं। नहीं, पूरी बात नहीं, गुजरात में जब पटेल आंदोलन होता है तो आप सोशल मीडिया और इंटरनेट कटवा देते हैं पूरा। मेरी बात तो नहीं, तो यहां भी काटा गया ना, लेकिन एनकाउंटर के बाद तब तक वो चीज फैल गई। अब उसको नियंत्रित करने में समय जाएगा। एक फ्लैश मॉब है, अलगाववादियों का सुनियोजित तंत्र है, विदेश से जो उसको सपोर्ट है, पाकिस्तान बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में वो तो चाहेगा कि अब ज्यादा से ज्यादा गोलियां चलाइए। एक नियंत्रित तौर पर भीड़ को किस तरह से काबू में रखा जाए और आतंकवादियों को जो है प्लस नहीं होने दिया जाए, ये प्रयास किया गया। जरूरी बात इसमें 23 लोगों की जान गई, उसमें कुछ मासूम भी गए होंगे, लेकिन ये है कि आतंकवादियों को कहीं से भी हम रिक्रूटमेंट का ग्राउंड जो है ब्रीडिंग न देने पाए, इसका भी ख्याल रखा जाना आवश्यक। मोहम्मद अदीब साहब, आपके पास आऊंगा मैं, उसके बाद आपके पास आऊंगा राजीव त्यागी और फाहिम बेग। मोहम्मद अदीब साहब, जो बात यहां पर प्रेम शुक्ला कह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि स्थिति और कंट्रोल की जा सकती थी जो नहीं हो सकी, या आपको लगता है कि स्थिति को अब वक्त है कंट्रोल किया जाए जो अभी तक नहीं हो सका है?
देखिए, आपने बहुत अच्छी डिबेट रखी थी, इसलिए कि इस वक्त बहुत अहम बात है कि हमको लेकिन हम हमेशा बहक जाते हैं और पुरानी बातों पे आ जाते हैं। जो प्रॉब्लम मुझको दिख रही है कि जो बाहर से जो आतंकवादी आ रहे थे उनकी परसेंटेज हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने कम कर दी थी। ये जो कुछ हो रहा है ये अंदर से हुआ है, ये फेलोर ऑफ द गवर्नमेंट है। बिल्कुल, ये गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं या उनकी कम्युनिकेशन गलत है या उनकी अप्रोच गलत है, क्योंकि हमने वहाँ का बॉर्डर टेरिटरी के ऊपर चेक लग गया था हमारा। हमको ऐसा मालूम हुआ था कि बॉर्डर से आतंकवादियों को काफ़ी मार गिराया गया, रोक दिया गया। ये अंदर से बात आई है, इसलिए हमको बहुत सर जोड़ के बैठना चाहिए, किसी पे इल्ज़ाम तराशी न करें। हमारे एक इसमें पैनल में हमारे कश्मीरी भाई बोल रहे थे कि आपने हुर्रियत का नाम क्यों ले लिया, तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, अन्ना दुराई ने भी एक बार डिक्लेयर किया था कि साउथ अलग हो जाएगा, वार्ता से वो हमारे साथ आए, कहा था कि हम आगे आएंगे, वो भी आज हमारी एक मुल्क के एक अहम पार्टी के लीडर हैं। हम लोग कोशिश करते रहे, ये जो बहके हुए लोग हैं इनको समझाएं, क्योंकि हमारे लिए मुल्क सबसे पहले है। और अगर कहीं कुछ बाहर से मामला हो रहा है, मगर उसी तो मुल्क में हिंसा भी नहीं होनी चाहिए। जो हुर्रियत ने अभी तक बच्चों को वहां पे शिक्षा दे दी, वो शिक्षा वालों से बात नहीं करनी चाहिए। करना चाहूंगा यहाँ पर, और वो बहुत जरूरी है। मैं आ रहा हूँ, शिक्षा वालों से बात नहीं करनी चाहिए। ये बात मत करिए। हिंसा से हिंसा ही होती है, हिंसा से हिंसा नहीं होती है। से भी आप जाके बात करिए, नहीं, वो कहते हैं हमें फौज मार रही है, हमें पुलिस मार रही है। तो ये आप मुझे बताइए, जो जवान शहीद हो रहे, जो जवानों को गोलियां मारी जा रही है, उसका कौन जिम्मेदार है? जो रोज हमारे जवानों के सिर कटते हैं, उनकी लाशें आती हैं, बहनों के सुहाग उजड़ते हैं, उनके बच्चे यतीम होते हैं, और जवान जब अपने घर से जाता है मौत का कफन बांध करके कश्मीर के सरहदों की रक्षा करते हुए अपने बच्चों को कहता है, अंदर से सोचता मैं वापस नहीं आऊंगा, भारत माँ के लिए शहीद हो जाऊंगा, और कश्मीर में जाता है, अपनी भारत माता की आजादी की रक्षा करते हुए शहीद हो जाता है, और उसकी लाशें आती है, उसकी चर्चा कोई नहीं करता। यह हिंदुस्तान की तस्वीर है साहब। अब आप गोली का जवाब करते रहिए और डायलॉग बोलते रहिए, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ना पड़े, हम अपनी आवाज उठाएंगे, आप अपने कौम की आवाज उठाएंगे। आप कौम की बात करते हैं, आप कौम के हम भारत माता की सेवा के लिए हैं, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के साथी हैं, हम सेकुलरिज्म के साथी हैं, हम सिख कौम के लिए अकेले नहीं है। जो भारत माँ का विरोधी है उसके खिलाफ आवाज उठती है और उठती रहेगी, आपको फर्क पड़े ना पड़े। मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम। आप कौम के लीडर होंगे, आप कौम के लीडर होंगे, आप बेगुनाहों के कातिलों की बात क्यों नहीं करते? आप हमारे सुरक्षा के जवानों की बात क्यों नहीं करते, जिनके बच्चे रोज यतीम हो जाते हैं? क्या किसी के आज तक घर में, ठीक है, उनकी बात पूरी हो जाए, क्या किसी के घर में उनकी बात पूरी हो जाए? नहीं होता। अदीब साहब अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी, फिर फाइम बैग में आ रहा हूं आपके पास, समय कम है। कहना चाहता हूं कि गुफ्तगू बंद ना हो, बात से बात चले, ये चीज होनी चाहिए। चलिए ठीक है, फाइम बैग क्या कहना चाहते हैं? मैं आ रहा हूं मुझे आपके पास, और उनको फाइम बैग जल्दी बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? गोली चला देना क्या कब तक करेंगे भाई जी ने? ठीक है, फाइम बैग बात उठाई कि लाखों रुपया जो है कश्मीर जा रहा है। सुनिए, बहुत बुनियादी बात बता रहा हूं। 2 वर्ष पहले जब वहां पर ये वो आया, बाढ़ आया, मैंने खुद जाके वहां देखा जनाब। 10 दिन के बाद जब बाढ़ का पानी उतर गया, कचरा उठाने वाले नगर पालिका के लोग वहां नजर नहीं आए। जो बात कही जा रही है कि कश्मीर को मदद जा रही है, और सुनिए, कश्मीर को जो मदद पहुंची, एयरपोर्ट पे सारे अधिकारी वहां पर वो अपने घरों पे ले जा रहे थे। ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि अभी तक जो यहां से मदद जाती है। सर, ये आपका आरोप है, हम इसको बैक नहीं करते और हम उस बात पे बात नहीं कर रहे। आज हम बात कर रहे हैं कि कश्मीर में जो बेसिक प्रॉब्लम है। नहीं, फाइम बैग आप जो बात कर रहे हैं वो आज का कॉन्टेक्स्ट अभी तक आज के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, जो बेसिक प्रॉब्लम है। मैं वही कहना चाह रहा हूं, उनके दिलों में जो जहर है उसको दूर करने की कोशिश करनी पड़ेगी। ये कांग्रेस बनाम भाजपा, तो आप जस्टिफाई कर रहे हैं उसके आधार पर इस बात पर पीडीपी, ये एक नया प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा।
एक नया प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा, उनकी जरूरतें देखनी पड़ेंगी, वहां पर उद्योग शुरू करना पड़ेगा, तालीम शुरू करनी पड़ेगी, वहां नौजवानों को रोजगार देना पड़ेगा। कैसे जाकर कैसे दिलों से ये बेचैनी और ये दर्द दूर होगा। विजय राणा जल्दी मैं राजू त्यागी आ रहा हूं पास, जल्दी समय नहीं है, 20 सेकंड। मैं 20 भारतीय सेकंड। जनता पार्टी के एक प्रवक्ता है हमारे प्रेम शुक्ला जी, मैं इनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मुझे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोला है कि 6000 फ्लैटें हमें बनाई है। मैं समझता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी से भी अपील करना चाहता हूं कि 6000 फ्लैट हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। कश्मीरी पंडितों के लिए कोई कुछ नहीं चाहिए। वहाँ पे जो हालत है जो 90 में थी वो आज भी है, वो आज भी है। अगर आपको यकीन नहीं है, अगर आज का भी आप न्यूज़ सुनेंगे तो आज भी वहाँ पे वेस्तु कैंप पे हमला हुआ है। कल रात को, परसों रात को भी वहाँ पे क्या चाहते हैं आप ये बताइए, आप चाहते क्या? आप चाहते क्या? जल्दी बोलिए। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे साथ बातचीत किया जाए, रादर देन की हुर्रियत से बात की, किन हुर्रियत से बात कर जो अलगाववादी को सपोर्ट करते हैं। ओके राजू त्यागी, क्लोजिंग कमेंट जल्दी से। बिल्कुल आप कह रहे हैं सियासत नहीं होनी चाहिए, नौजवानों से बात होनी चाहिए। ठीक है फाइन बेग। हम क्या नौजवान नहीं है? हमारे 27 साल कहाँ गए? तब नहीं याद आ गई हमारी 27 साल? हमारे 27 साल में क्या हुआ हमारे साथ? मैं आप ही की बात कर रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं। ठीक है, 21 साल वो आपकी बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आपके नौजवानों से बात होनी चाहिए। राजू त्यागी जल्दी से 20 सेकंड में अपनी बात कहिए। प्लीज, आप अभी भी राजनीति करेंगे या सरकार के साथ खड़े होंगे? मैं 2 विषयों पे अपनी बात कहना चाहूंगा। बिट्टा जी ने जो बात कही थी, सेना का कोई भी जवान या पुलिस का कोई जवान शहीद होता है तो वो भी किसी का पिता, किसी का बेटा, किसी का भाई होता है। हमें उसकी शहादत का सम्मान करना चाहिए क्योंकि वो हमारी सुरक्षा करता है, पहली बात। दूसरी बात मैं बहुत महत्वपूर्ण जल्दी सर 20 सेकंड में। बहुत राष्ट्रपति शासन लगाने में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहती है, जगह जगह राष्ट्रपति शासन लगाने में महारत हासिल हो गई है। क्या कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाएगी? और हिना भट्ट जो भारतीय जनता पार्टी की नेता, उन्होंने आज भी बयान दिया है वानी के पक्ष में जो आतंकवादी मारा गया है, पहली बात। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है 684 लोग बाग जो आपने छोड़े हैं अभी हाल फिलहाल में, पत्थर फेंकने वाले, उन्हें दोबारा से बंद करिए। तीसरी बात जो बहुत और महत्वपूर्ण है वो ये है कि माय डियर फ्रेंड, भाषणवीर और बयानवीर न बन के। ठीक है, वक्त खत्म हो चुका है राजीव त्यागी। और आखिरी कमेंट, फाइनल कमेंट आपकी बातों का जवाब लेते हुए प्रेम शुक्ला जी से ले लेते हैं। प्रेम शुक्ला जी, सरकार में आप दोनों जगह हैं, सेंटर में भी और कश्मीर में भी आप सरकार में सहयोगी हैं, जिम्मेदारी आपकी है, जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। नहीं राजीव त्यागी आपकी बात हो गई, अब जरा उनका फाइनल कमेंट हो जाए। प्रेम शुक्ला, आतंकवादी को मार गिराना सुरक्षा बलों का कर्तव्य है, उन्होंने अपना कर्तव्य सही से निभाया है, लेकिन स्थिति को निभाना सरकार का कर्तव्य है और वो सरकार अपने कर्तव्य को निभाने में कहीं चूक गई। आगे क्या रहेगा सरकार का स्टैंड? जल्दी। कश्मीर की वादियों में आग लगाने वालों को कुचला जाएगा, लेकिन कम से कम वो लोग जो गुलाम नबी आजाद, जिनके डिप्टी लीडर है, राज्यसभा में लीडर हैं, वो जवाब दीजिए। जानी चीज का जब एफिडेविट साइन करके आते हैं तो कांग्रेसी कुकर्म जो है वो निश्चित तौर पर आतंकवाद को बल देता है। बिट्टा जी से और त्यागी जी, दो कांग्रेस के लोग हैं, पूर्व कांग्रेसी बिट्टा जी और आज के कांग्रेसी त्यागी जी। आप समझ सकते हैं मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस का पतन हुआ है, मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे। सेकुलरवादी से आतंकवादी हो गई है। मैंने तो जवाब दिया ना, केंद्र निश्चित तौर पर वहां पर जिन लोगों ने भी आग लगाई है, उन आग लगाने वाले हाथों को उखाड़ा जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर आतंक का मिशन कश्मीर एक बार फिर से सामने आया है सबके, और इस अपील के साथ कि आप इस आतंक के मिशन कश्मीर के साथ ना जाएं। आप हिंदुस्तान, आप रहें उन लोगों के साथ जो आज़ादी चाहते हैं, जो विकास चाहते हैं, जो सही से रहना चाहते हैं और जो अमन चाहते हैं। इस घाटी में टेंशन नहीं, घाटी में उन लोगों के बहकावे में बिल्कुल मत आइए जो आपका माइंड वॉश करना चाहते हो, बल्कि आप अपने बारे में देखिए, अपनी सोसाइटी के बारे में देखिए और ये देखिए कि कौन आपके लिए अच्छा कर सकता है। और जाहिर है इस सरकार के साथ मिलकर किया जा सकता है, सरकार के कामों को आप साथ लेकर किया जा सकता है और सबके साथ मिलकर किया जा सकता है। हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, कश्मीरी पंडित हो, घाटी का मुस्लिम हो, सबके साथ रहकर किया जा सकता है और यही करना ही चाहिए। फिलहाल हमारे इस खास शो में बस इतना ही। आप देखते रहिए बिजनेस।